नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV27 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। सरदार वल्लभ भाई पटेल और भीमराव अंबेडकर पर बीजेपी और कांग्रेस ने अपना अपना दावा ठोंक दिया है। कांग्रेस ने अहमदाबाद में हुई विस्तारित CWC की बैठक में सरदार वल्लभ भाई पटेल की राह पर चलने का प्रस्ताव पारित किया, तो मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। सरदार पटेल पर शुरू हुई सियासत में भीमराव अंबेडकर को भी शामिल कर लिया गया है, क्योंकि 14 अप्रैल को सरकार का महू में बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस सरकार में प्रधानमंत्री के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। सरदार पटेल का कंट्रीब्यूशन कांग्रेस के प्रति रहा है। कांग्रेस ने उन्हें सम्मान दिया है। बीजेपी कांग्रेस के लोगों को छीनना चाहती है, क्योंकि बीजेपी का कोई इतिहास नहीं है। बीजेपी कम से कम कांग्रेस के लोगों को न छीने। अंबेडकर जी को संविधान सभा में किसने नॉमिनेट किया, ये सवाल भी उठाया। अंबेडकर जी कांग्रेस और सबके थे। कांग्रेस के फैसले पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने वल्लभ भाई पटेल के साथ न्याय नहीं किया, अपमान किया है। उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। सरदार पटेल की एक बात भी नहीं मानी। सरदार पटेल की बात मानी होती तो आज कश्मीर का दर्द नहीं होता। बाबा अंबेडकर का भी सम्मान नहीं किया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, सबका अपमान किया। बीजेपी नेता रामेश्वर ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी लोगों का जमघट है और कांग्रेस में स्वार्थी लोग इकट्ठा हो गए हैं। कांग्रेस का न्याय पथ है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जीजा जी के लिए। सोनिया गांधी का परिवार सेफ रहे, इसलिए न्याय पथ कांग्रेस को गांधी परिवार से न्याय के लिए लड़ना होगा। जरा कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, उनको सुनिए। इतिहास को पढ़ने की जरूरत है और इतिहास को समझने की जरूरत है। नेहरू और पटेल एक सिक्के के दो पहलू थे। दोनों की मिलीजुली राय होती थी, कहीं कोई मत में अंतर नहीं होता था। असहमतियां हो सकती हैं किसी भी दल में, लेकिन ये भी तो भारतीय जनता पार्टी को याद रखना चाहिए कि सरदार पटेल का भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के बारे में क्या मत था। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया था कि यह देश के लिए खतरनाक संगठन है। आप याद करिए, भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान देने से पहले इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने ये बताना चाहिए कि देश की आज़ादी में सरदार पटेल ने कितना योगदान दिया, वहीं पे जनसंघ का कितना योगदान था, या जिसके मात्र संस्था भारतीय जनता पार्टी RSS है, उसके बारे में पटेल के क्या विचार थे। इसको भी तो एक बार याद रखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। निश्चित तौर पर पटेल ने कड़ाई से कहा था कि RSS संगठन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, और आप ये देखिए कि आज भारतीय जनता पार्टी उस पटेल को भी अपने साथ खड़ा पा रही है, जबकि जिसने कभी पटेल के विचारों को नहीं माना। ये भारतीय जनता पार्टी की वो साजिश है जो कांग्रेस के अंदर ही विरोध कराने के लिए फेंका हुआ जुमला है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के रास्ते में जब कांग्रेस पैदा हुई थी तब भी नहीं चली। नेहरू जी ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की नीतियों का और सरदार वल्लभ भाई पटेल का खुला विरोध किया। इंदिरा जी ने खुला विरोध किया। सोनिया जी और राहुल गांधी जी तो आज दिनांक तक खुला विरोध करते ही आ रहे हैं। कांग्रेस कभी भी ना तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्वीकार कर सकती, न कभी बाबा साहब अम्बेडकर को स्वीकार कर सकती, न नेताजी सुभाष चंद्र बोस को स्वीकार कर सकती, न लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को स्वीकार कर सकती, न लाल पाल बाल को स्वीकार कर सकती। कांग्रेस जो है उन देशभक्तों का हर हमेशा अपमान करती रही है जिनने जीवन पूरा देश के लिए दिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, लाल पाल बाल हो, लोकमान्य तिलक हो, ये सब वो महापुरुष थे। इनने हर हमेशा खुले चोट पर कहा हम रहे ना रहे ये देश रहना चाहिए, और नेहरू जी ने हर हमेशा कहा देश रहे ना रहे मेरी सत्ता रहना चाहिए। और इसी का परिणाम हुआ कि देश का विभाजन हुआ, और इसलिए देश के विभाजन में भी अगर कोई दो दोषी हैं तो एक जिन्ना, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोनों सत्ता के भूखे थे। दोनों की भूख के कारण भारत माता का विभाजन हुआ। देखिए, मुझे लगता है कि 15 महीने की काली कमलनाथ सरकार का जो बोझा है वो सदैव कमलनाथ जी के कंधों पर रहेगा। ऐसे में कांग्रेस को अगर लगता है कि अब उनके खर्चों को उठाने के लिए वापस से उनको कमलनाथ जी चाहिए, तो ऐसे कमलनाथ जी उनको मुबारक हो। तो आपने सुनी ये प्रतिक्रियाएं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। और शिवम शुक्ला जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए। बहुत स्वागत है आपका शिवम जी। ज्योति पटेल जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और ज्योति जी, आपका भी बहुत स्वागत है TV27 न्यूज़ पर। ज्योति जी, अब बात यहाँ आ गई है आखिर कि किसके पटेल और किसके गांधी और किसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब।
अब इसी मुद्दे पर राजनीति होगी? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि बीजेपी को इतिहास पता नहीं है। बीजेपी इतिहास में झांक रही है लेकिन अपना चेहरा नहीं देख रही है, क्योंकि उनके पास आजादी की लड़ाई का एक भी योद्धा नहीं है, उनके पास कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं है, उनके पास कोई आजादी की नायक नहीं है। और कांग्रेस की नायकों की मूर्ति सजाकर उन्हें अपना बताने में लगातार बीजेपी की सरकार जुटी हुई है। कभी सरदार पटेल उनके बन जाते हैं, कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके बन जाते हैं, कभी अंबेडकर को भी भगवा चोला पहनाने की कोशिश होती है। आपकी पार्टी के पास सीधा सा इसका मतलब है कि कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है नहीं, और ये देश की जनता जानती है। सरदार पटेल जिनके नाम पर बीजेपी वोट मांगती है, उन्हीं सरदार पटेल जी ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था, ये पूरा देश जानता है। और क्यों लगाया था ये भी मैं बता दूं। गांधी जी की हत्या हुई थी, उसके बाद सरदार पटेल जी ने साफ कहा था कि संघ की गतिविधियां देश विरोधी है, और उसी संघ की सरकार सरदार पटेल जी की प्रतिमा लगाकर क्या साबित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में माफीनामे लिखे, जिन्होंने अंग्रेजों से गुपचुप समझौते किए और 75 साल बाद वीरता का तमगा मांग रहे हैं। सच्चाई ये है कि जिन लोगों ने अंग्रेजों से लोहा लिया वो लोग कांग्रेस में थे, और जिन लोगों ने अंग्रेजों के साथ खड़े रहे वो आज सत्ता में हैं। लेकिन तो बड़ी जल्दी आपको याद आई है, अब पटेल साहब के पद चिन्हों पर चलने की आप बात कर रही हैं, अब अम्बेडकर साहब के पद चिन्हों पर चलने की आप बात कर रही हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा ही अंबेडकर जी के और सरदार पटेल जी के पद चिन्हों पर चलती रही है, क्योंकि वो हमारे नेता हैं, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, और उन्हीं की वजह, राष्ट्र निर्माता है, उन्हीं की वजह से। नहीं, आपके क्यों है? ना आपके हैं, ना बीजेपी के हैं, देश के हैं, आपके क्यों हैं भाई? केवल आपके थोड़े ना है, कांग्रेस पार्टी के हैं और पूरे देश के हैं, और इस देश को आजादी दिलाने का काम किया है महात्मा गांधी जी ने, सरदार पटेल जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने, और सारे लोगों ने। और मैं बात करना चाहूंगी, ये सारे कांग्रेस का इतिहास मिटाना चाहते हैं। ये इतिहास झांसी की रानी से शुरू होता है, गांधी जी की अहिंसा से चलता है, नेहरू जी के विजन से आकार पाता है, सरदार पटेल की एकता से जुड़ता है, और अम्बेडकर के संविधान इस पूरे देश को, इस पूरे कांग्रेस पार्टी को फौलाद बनाता है। ठीक है, तो ये ठीक। शिवम जी, ये आरोप लगाया जा रहा है भाई कि आपके पास तो कोई नेता ही नहीं था, और अब कांग्रेस के नेताओं को छीन करके आप अपना नेता बता रहे हैं और कांग्रेस को मिटाने की बात कर रहे हैं, तो ये तो असंभव है, कांग्रेस कह रही है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि कांग्रेस पार्टी को इस चीज को समझना चाहिए कि सरदार पटेल हो, महात्मा गांधी जी हो, इनको राजनीतिक संकीर्णताओं में बांध करके नहीं देखा जा सकता है। आज कांग्रेस पार्टी ओबीसी वोट बैंक को तुष्ट करने के लिए सरदार पटेल का नाम ले रही है। आजादी के 75 वर्षों तक इनको कभी उनकी याद नहीं आई, और सरदार पटेल अगर आज जीवित होते तो कांग्रेस को वर्तमान स्वरूप को देख करके, कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को देख करके कहीं ना कहीं उनको बहुत दुख होता। जो सरदार पटेल जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया देश को एकजुटता के सूत्र में पिरोने के लिए, वो सरदार पटेल जिन्होंने प्रधानमंत्री जैसे पद को ठुकरा दिया। नेहरू जी को तो कांग्रेस की कार्य समिति में 15 वोट में से सिर्फ 0 मिले थे, सरदार पटेल को 12 वोट मिले थे। उसके बावजूद भी उन्होंने राष्ट्र के लिए, एकजुटता के लिए उस पद को ठुकराने का निश्चय किया, और वही कांग्रेस पार्टी आज उनके नाम पे बांटने की राजनीति करना चाहती है। कांग्रेस को यह भी समझना होगा कि आज कांग्रेस जिस मानसिकता और जिस सोच के साथ राजनीति कर रही है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की सोच नहीं है, वो उनके विरोधियों की सोच है। कांग्रेस पार्टी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल समेत जो कांग्रेस का एक सिलसिलावार तरीके से जो राष्ट्रीय नेतृत्व था, जो राष्ट्र के बारे में सोचते थे, चाहे वह लाल बहादुर शास्त्री जी हो, चाहे वह महात्मा तिलक हो, इन तमाम लोगों को कांग्रेस ने दरकिरार करने का काम किया और एक परिवार विशेष की पार्टी बनकर के रह गई। आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी में कितने जो इन्होंने शासन में रहने के दौरान स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों का निर्माण सरदार पटेल के नाम पे करवाया। आपको कोई चीज संजय गांधी के नाम पे, कोई चीज राजीव गांधी के नाम पे, कोई इंदिरा जी के नाम पे, कोई पंडित नेहरू के नाम पे। तो कांग्रेस इस सोच और इस मानसिकता के साथ प्रसिद्ध थी। और दूसरा, अब बहुत पीछे क्यों जाए, सन 91 से 96 तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे नरसिम्हा राव जी, और नरसिम्हा राव का जो कार्यकाल था वो अद्वितीय रहा कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के। स्टैचू ऑफ यूनिटी को छोड़ करके जरा आप बता दीजिए कितने सरदार पटेल साहब के नाम पर आपने कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तैयार किए हैं? हम देखिए, लगातार स्कूलों का, हॉस्पिटल्स का, कॉलेजेस का नाम पूरे देश भर में आप बताइए ना। अरे आप कांग्रेस से पूछ रहे हैं, मैं भी तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी बताइए। ठीक है, कांग्रेस से मैं भी पूछ लूंगा कांग्रेस से, लेकिन आप बात कर रहे हैं तो आप बता दीजिए जरा, कोई कौन से हॉस्पिटल, कौन से कॉलेज के नाम रखे गए, कहाँ पर?
देखिए, सरदार सरोवर डैम का हमने उनके नाम पे नामकरण करने का काम किया। वर्तमान में आप देखिए जो मध्य प्रदेश के कई जिलों में मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, उनमें से 2-3 का नाम सरदार पटेल के नाम पे रखा गया है और लगातार इस दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है, उनके पद चिन्हों पर, उनके विचारों पर। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो तो अपने आप में हमारी सरकार ने दुनिया को शोकेस करने के लिए दिखाया कि किस स्तर का एक ऐतिहासिक निर्माण कार्य किया है और कितनी लोकप्रियता है। स्टेडियम था, उसका नाम बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। ये किसने किया? 2021 में ये किसने किया? ज्योति जी, सरदार पटेल के नाम पे जो स्टेडियम था, उस स्टेडियम के अंदर एक क्रिकेट स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी जी के नाम पे, पूरे कंपाउंड का नाम आज भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर है। वहाँ क्रिकेट के अलावा भी कई सारे खेलों का आयोजन किया जा रहा है। आप दूसरे नेताओं को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, आपके ही नेता इस तरीके के काम कर रहे हैं। और आप ये बताइए कि आपने इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी, पूरा देश शोक में डूबा हुआ था और आपका जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसकी शाखाओं में मिठाइयां बांटी जा रही थी, जश्न मनाया जा रहा था और सरदार पटेल जी ने उसी समय पर प्रतिबंध लगाया था। अब इसका उत्तर तो दीजिए, इसका उत्तर दीजिए आप। हाँ, ज्योति जी, आप सुनने का साहस रखिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आपके मत अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया, तो हम आज भी देखते हैं जब किसी के ऊपर कोई आरोप लगते हैं तो पुलिस सबसे पहले उसके खिलाफ किसी प्रकरण को दर्ज कर लेती है, लेकिन उसके पश्चात विवेचना के बाद मालूम चलता है कि वास्तविकता क्या थी, उसके संदर्भ क्या थे। और उन्हीं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश का गृह मंत्री रहते हुए सन 1949 में आरएसएस पर से प्रतिबंध हटाया और दोबारा से इस देश में आरएसएस को क्लीन चिट देने का काम भी उसी वक्त की सरकार ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही देश का गृह मंत्री रहते हुए किया। इस बात को भी आपका जानना आवश्यक है। और उसके ज्योति जी, इतिहास अब आप सुनिए। और उसके पश्चात लाल किले की परेड में नेहरू जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए इतिहास तक प्रस्तुत मत कीजिए। प्रतिबंध हटाने का काम कब किया था? जब ये आरएसएस ने मान लिया था कि हम देश विरोधी कोई गतिविधियां नहीं करेंगे, हम संविधान को मानेंगे, हम लोकतंत्र को मानेंगे। और इसका साफ मतलब ये है कि आपकी जो आरएसएस है वो कभी लोकतंत्र को मानने में यकीन नहीं रखती थी, कभी संविधान को मानने में यकीन नहीं रखती थी। और आप बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, आरोप लगा रहे हैं, आप प्रतिबंध हटा रहे हैं, आप प्रतिबंध लगाने वाले भी, आप हटाने वाले भी, आप जांच करने वाले भी, आप। ये तो वही बात हो गई, उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। और सरदार आरएसएस से अगर आपको इतनी आपत्ति है तो स्वतंत्रता दिवस की परेड में लाल किले पर आरएसएस को क्यों बुलाया जा रहा था? नेहरू जी ने कई अवसरों पर आरएसएस की प्रशंसा की, गांधी जी ने अपने जीवन काल में कई बार प्रशंसा की। आरएसएस के भीतर जो अनुशासन है उसके अनुयायी कहीं ना कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। तो आरएसएस पर आरोप लगाने से पहले कांग्रेस को अपनी चरित्र और अपनी स्थिति को देखना चाहिए। गांधी जी की हत्या के पश्चात जिस प्रकार से चित्पावन ब्राह्मणों का नरसंहार महाराष्ट्र में किया गया, उसके विरोधी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऐसी सोच, ऐसी आताताई शक्तियों के खिलाफ खड़े रहते थे। और आप लोगों को इतिहास में जाकर के अपने पापों को देखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैंने आपसे बोली, आप आज जब इतनी सारी बातें कर रही है, इतने तरीके का आरोप लगा रहे, तो नरसिम्हा राव तो भी बहुत पहले प्रधानमंत्री नहीं रहते, उनको आप कितना सेलिब्रेट करते हैं, उनको कितना याद करते हैं। अरे मनमोहन सिंह जी को आप कितना याद कर लेते हैं। इसके साथ ही साथ आपको यह भी समझने की आवश्यकता है कि आप लाल बहादुर शास्त्री जी को कितना याद करते हैं, बाल गंगाधर तिलक का इतिहास में क्या योगदान है, बिपिन चंद्रपाल को आप कितना याद करते हैं, लाला लाजपत राय जिन्होंने सर पे लाठियां खाई और दिवंगत हो गए, उनको कांग्रेस पार्टी कितना सम्मान। देश के जो हमारे नेता हैं उनकी कोई कमी नहीं और हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। हमें आप इतिहास मत सिखाइए। इतिहास तो आपका कोई इतिहास नहीं है, इसलिए आप हमारे नेताओं को इतिहास आपने सीखा होता तो देश को जातियों में बांटने की राजनीति, देश में वर्गीकरण की राजनीति, देश के संसाधनों मूल्यों को हक देने की राजनीति, लेकिन आप ऐसे ऐसी मानसिकता के सबसे बड़े पैरोकार हैं, ऐसी अनुयायी है। और आप लोगों ने ही राष्ट्र को विखंडित करने वाली शक्तियों को लगातार प्रस्तुत। आप गांधी परिवार पर हमला करते हैं तो आप उस विरासत पर हमला करते हैं जिसने देश की आजादी को दिलाने में बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया, जिसने सोनिया जी दिल्ली जाकर के लाठी खा रही थी। आजादी दिलाने में अगर आप गांधी परिवार को योगदान देते हैं तो आप देश के संग्राम सेनानियों का अपमान कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी पीठ पर गोली खाई, कोई फांसी पर झूला, किसी ने सर पे लाठियां खाई और किसी के पूरे परिवार को
बंद कर दिया गया। वो लोग नहीं जिनको जेल में सुख सुविधाएं मिल रही आप थी, ये वो लोग बताइए कि पत्रकारों को कहीं कहीं अपने आप संरक्षण मिल रहा था। आप एक परिवार को आजादी की सरकार देना चाहते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक के कितने व्यक्तियों का आजादी की लड़ाई में योगदान था? आप नाम गिनाइए हमें, कितने कितने व्यक्तियों का योगदान था, कितने भारतीय जनता राष्ट्रीय पार्टी के स्वयं लोगों ने- सेवक संघ, देखिए आजादी के समय देश में सभी लोगों ने कांग्रेस के झंडे के नीचे कांग्रेस को सहयोग करने का काम किया। चलिए ठीक है, अच्छा ठीक है, आप रुकिए, शिवम जी रुकिए, ठीक है, शिवम जी रुकिए, शिवम जी रुकिए। ज्योति जी, क्या ये कांग्रेस को लग रहा है कि दरअसल अब क्योंकि संविधान की पुस्तक लेकर के तो कांग्रेस का प्रत्येक जो नेता है वो तो संविधान की पुस्तक लेकर चल ही रहे हैं और वो दिखा रहे हैं वो लाल किताब, इसके साथ क्या अब आपको लगता है कि सरदार पटेल साहब के सहारे, उनका सहारा लेकर के, उनके नाम का सहारा लेकर के, उनके पद चिन्हों पर चलने की बात करके कांग्रेस की जो स्थिति है उससे कांग्रेस अपने आप को उबार सकती है क्या, या फिर वास्तव में कांग्रेस में जो संगठन के अंदर जो परिवर्तन करने हैं उसमें बहुत जरूरी संगठन में परिवर्तन करने की है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि हम लोग उनके सहारे की राजनीति कर रहे हैं, तो सरदार पटेल कांग्रेस के ही थे। सरदार पटेल कोई शाखा से निकले व्यक्ति नहीं थे। सरदार पटेल ने राष्ट्र निर्माण करने का काम किया। सरदार पटेल ने स्वतंत्र संग्राम सेनानी की भूमिका निभाई। तो देखिए, सरदार पटेल का हम लोग हमेशा सरदार पटेल के नेतृत्व में काम करते आए हैं और काम करते रहेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में हम लोग काम करते आए, उनके दिशा निर्देशों पे हम लोग सब कांग्रेस पार्टी अभी तक काम करती आई है और हमेशा काम करते रहेंगे। और तमाम स्वतंत्र संग्राम सेनानी ये जो हम लोगों को दिशा निर्देश देकर के गए हैं, उनका देखिए, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। देखिए, मैं भी बहुत धैर्यपूर्वक आप दोनों लोगों को सुनता रहा, बहुत धैर्यपूर्वक सुनता रहा, लेकिन मैंने सवाल आपसे कुछ पूछा और आप बता कुछ और रही हैं। कौन सी पार्टी किनके पद चिन्हों पर चलती है, मुझे लगता है कि मैं बहुत बखूबी जानता हूं। मैं दोनों लोगों की अभी बात कर दूंगा और दोनों लोगों को बुरा लगेगा, मुझे मालूम है। अगर मैं केवल एक नेता की बात कर दूंगा कि कौन से पूर्वज जो है आपके, जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं, वो क्या कहते थे और आज पार्टियां क्या कर रही हैं, किस लीग पर चल रही हैं और उन्होंने किस लीग पर चलने की बात कही थी, आप दोनों लोग अभी बिल्कुल भटक जाएंगे। आप अंबेडकर की बात करती हैं, आप लगातार कांग्रेस पूरी लाल किताब लेकर के चलती है। संविधान में जिस तरीके से संविधान को रौंदा गया, मैं कह रहा हूं कांग्रेस के शासन में, जिस तरीके से आपातकाल की स्थिति बनी, किस तरीके से लोगों को जेलों में ठूस दिया गया, हमने देखा नहीं क्या, आपने देखा नहीं, हमने पढ़ा नहीं क्या, आपने पढ़ा नहीं क्या, इस देश की जनता ने देखा नहीं क्या वो दौर? और आप कह रहे हैं कि आप संविधान के रास्ते पर संविधान को मानती हैं, आप संविधान के निर्माताओं के चिन्हों पर चलती हैं। संविधान के कौन से निर्माता ने कहा था कि इस तरीके की आपातकाल की स्थिति पैदा कर दो और अगर अखबारों में सरकारों के खिलाफ लिख दो तो रातों रात लाइट काट दी जाए और लिखने बोलने पर बैन लगा दिया जाए, पाबंदी लगा दी जाए? किस संविधान के किस पेज किस आर्टिकल में लिखा है, आप बताइए जरा। और संविधान निर्माताओं में किसने ये बात कही थी? और बहुत सी सारी चीजें हैं, कहने को बहुत सारी चीजें हैं ज्योति जी। देखिए, दोनों पार्टियों के लिए, मैं केवल कांग्रेस के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं बीजेपी के लिए भी एक उदाहरण दे रहा हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक चुनाव के प्रचार में पूर्वांचल गए, रात का समय था, कुछ लोग उनके पास बैठे तो उन्होंने कहा, साहब ये ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है, इधर आप चलेंगे तो वोट बैंक जो है हम लोगों को मिलेगा, जनता सरकार। उन्होंने कहा, अगर इस बात पर मुझे प्रचार करना पड़े कि इधर ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है और तब ब्राह्मण मुझे वोट देगा तो मैं कतई नहीं उस क्षेत्र में प्रचार करने जाऊंगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कही थी ये बात। और आज कौन सी पार्टी नहीं, वो मौर्य विंग, यादव विंग, ब्राह्मण विंग, कौन सी पार्टी नहीं बना रही है और सब कह रहे हैं कि नहीं, हम धर्म की बात, हम जाति की बात नहीं करते हैं, हम यूनिटी की बात करते हैं। ये यूनिटी की बात है हम सभी राजनीतिक दलों की। इसलिए हम कह रहे हैं कि उतना ही बोलिए जितना कि जनता को भी समझ में आए कि नहीं ठीक है, आप सही ट्रैक पर, सही लीग पर चल रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं ज्योति जी। देखिए, यदि हम अंबेडकर जी की बात करते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो कि हमारे आदर्श हैं, उनकी राष्ट्रीय स्वयं संघ मूर्तियां लगाता है परंतु उनकी किताबें उनने नहीं पढ़ी हैं। अंबेडकर जी ने उस मनुवादी सोच को जड़ से उखाड़ने की बात कही थी जिस पर आरएसएस की आज पूरी नींव खड़ी है। और गाहे बगाए
हम देखते हैं कि कभी ना कभी ये जो आरएसएस के लोग हैं, ये जो बीजेपी के लोग हैं, संगठन के अंदर RSS से को आपकी खत्म कितनी आवाजें उठती हैं, ठीक है, मैं उस बात का विरोध कर ही नहीं रहा हूं कि आप सरदार पटेल साहब के पद, मैं तो आग्रह कर रहा हूं कि आप सभी लोग चलिए उनके पद चिन्हों पर। मेरा सवाल यह था कि आपकी संगठन के अंदर से इतनी आवाजें उठती हैं। राहुल गांधी ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हमारी पार्टी संगठन के अंदर हैं जो कि दूसरे पार्टियों, दूसरे दलों के लिए काम करते हैं। क्या ऐसा नहीं कहा? तो क्या संगठन में परिवर्तन की जरूरत नहीं है? किस प्रदेश के लिए कहा कि आपको नहीं मालूम है, और किसके लिए कहा कि आपको नहीं मालूम है? बिल्कुल सही बात है, और ये बात हमें स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं है। आज कहीं ना कहीं हम कमजोर हैं, तो ये सबसे बड़ी उसी की वजह ये है। और राहुल गांधी जी ने ये, मुझे लगता है कि बहुत ही कठोर और बहुत अच्छा फैसला लिया है कि जितने भी लोग यदि ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए निकालने का काम करेंगे। तो हम तो अपने संगठन में लगातार सुधार रहे हैं, रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं अपने संगठन को। तो इसमें क्या गलत बात कही राहुल गांधी जी ने? तो मैं कहां कह रहा हूं गलत बात कही? मैं वही तो पूछ रहा हूं कि संगठन में सुधार की बहुत जरूरत है। ठीक है, खैर ठीक है, इन महापुरुषों का नाम लीजिए। शिवम जी, अगर कांग्रेस कह ही रही है भाई कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमारे हैं, कांग्रेस कह रही नहीं हमारे हैं, तो आप दोनों के क्यों नहीं हो सकते हैं? सरदार पटेल साहब के पद चिन्हों पर दोनों लोग क्यों नहीं चल सकते? आपको तो स्वागत कर देना चाहिए। चलिए भाई साहब, ठीक है, आप इतने लंबे समय से पटेल साहब को याद नहीं कर रहे थे, आप उनको भूल चुके थे, अब आपने याद किया है, उनके पद चिन्हों पर चलिए, स्वागत है, आइए एक ट्रैक पर चलते हैं दोनों लोग। स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यही कहना है कि कांग्रेस ने अपने विचारधारा से, अपनी नीतियों से, अपने कार्यक्रमों से लगातार सरदार पटेल को तिरस्कृत करने का काम किया था। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी विरासत को सम्मान देने का काम कर रही है, उनको एक इस राष्ट्र के पुरुष के रूप में सम्मान देने का काम कर रही है, तो कांग्रेस बिलबिला गई है। और उसी एक पूरी कुंठा में कांग्रेस ने इस प्रकार का स्वांग रचने का काम किया है। जबकि वास्तविकता यह है कि हम तो मानते हैं कि कोई भी राजनीतिक संगठन होगा, वह सरदार पटेल को, महात्मा गांधी जी को, यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू जी को भी सम्मान की दृष्टि के साथ देखता है और उनकी पूजा नहीं करता। लेकिन उनके जो सोच थी, उनकी जो विचार थी, उनकी नीतियों पर हम बात कर सकते हैं। गांधी जी के भी कई सारे फैसले गलत रहे होंगे, कई अच्छे रहे होंगे, कईयों में कुछ सुधार की गुंजाइश रही होगी। कोई भी महापुरुष हो, कितना भी महान क्यों न हो जाए, ईश्वरत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। हमें उस पर बातचीत करनी चाहिए और उसकी जो अच्छे कार्यों की सराहना भी करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी भी संसद में नेहरू जी की अवसर आने पे कहीं ना कहीं तारीफ करते हैं, लेकिन बृहत्तर तौर पर उनकी कई नीतियों की हम आलोचना भी करते हैं, मुखर आलोचना करते हैं। लेकिन कभी भी हम राष्ट्र पुरुषों को इन संकीर्णताओं में देखने का काम नहीं करते और न तो वोट बैंक के लिए कभी महापुरुषों के नाम का उपयोग करते हैं। हम दीनदयाल जी की सोच को लेकर के चलते हैं और जिस व्यक्ति की सोच ऐसी रही हो, जिसने भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक पौधा रोपा, उसका आज जब इतना बड़ा वृक्ष बन चुका है, तो वह उसकी विरासत से तो अलग हो ही नहीं सकता। तो आज भी हम इस प्रकार से जातीय आधार पर राजनीति में विश्वास नहीं रखते। कांग्रेस पार्टी इन चीजों को करने का काम करती है। हम तुमसे अपेक्षा करते हैं कि आप सरदार पटेल की बात कर रहे हैं, आप उनका अभी भी सम्मान करिए, उनको मान सम्मान दीजिए, उनकी विरासत को आप स्टेब्लिश करिए, एक्नॉलेज करिए। लेकिन इसके साथ ही साथ आप इस चीज का भी ध्यान रखिए कि वह जाति की संकीर्णताओं में राजनीति नहीं करते थे। सरदार पटेल को अगर आप उस चश्मे के साथ, उस मानसिकता और उस सोच के साथ देखना चाहते हैं, तो यह उनके लिए सबसे अपमानजनक नहीं। तो फिर ये फिर क्लास कहां से आ रहा है कि अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करती, ये नहीं होता, अंतरिम प्रधानमंत्री होते आजाद भारत के पटेल साहब, और न जाने क्या क्या बातें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से की तरफ से कही जा रही हैं। क्या ये डर है क्या कि वास्तव में अगर पटेल साहब की विचारधाराओं को लेकर के अब कांग्रेस देश भर में, क्योंकि अभी तक संविधान की बात जिस तरीके से देश भर में 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम हमने देखे, जो आपकी उम्मीदें थी यानी भारतीय जनता पार्टी की, वो उम्मीदों पर नतीजे नहीं आए हैं, तो क्या आपको ये डर सता रहा है क्या कि अब अगर पटेल साहब को लेकर के भी कांग्रेस कोई एक नया रुख अख्तियार कर ले तो उससे और भी नुकसान हो सकता है बीजेपी को? शिवम जी, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि कांग्रेस की जो दिशा और दशा है वह सरदार पटेल और गांधी जी के विचारों से नहीं चल रही है। कांग्रेस, गांधी जी का एजेंडा कभी तुष्टीकरण का नहीं था। सरदार वल्लभ भाई पटेल तो उसके मुखर आलोचक थे और सीमाओं को लांघ करके इस प्रकार की नीतियों की आलोचना करते थे। कांग्रेस के भीतर तो आज आपको तुष्टीकरण देखने को मिलेगा। जो वर्ग संख्या बल में कमजोर है, उनको आप देखिए कांग्रेस कितना सरलता पूर्वक टारगेट कर रही है। तो यह चीजें सरदार वल्लभ भाई पटेल की हो ही नहीं सकती है। जिस व्यक्ति ने देश को एकता और अखंडता के खातिर इतनी बड़ी बड़ी बलिदान दी हो, उसकी विरासत को आज कांग्रेस क्लेम भी नहीं कर सकती है। और मैं तो एक बात बोलना चाहूंगा कि हम सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल तक बात करके सीमित न रह जाए। हम तो लाल बहादुर शास्त्री पे भी बात करना चाहते हैं, वो भी कांग्रेस के बहुत महान नेता रहे थे।
हम तो जयप्रकाश नारायण के ऊपर भी बात करना चाहते थे, शुरुआती दिनों में वह भी कांग्रेस से जुड़े थे, लेकिन कांग्रेस आजादी के पश्चात परिवारवाद की राजनीति में घिर गई, भ्रष्टाचार में घिर गई और देश के लोकतंत्र के ऊपर खतरा उत्पन्न करने लगी। तो उन्होंने कितनी मुखर आलोचना की और कांग्रेस से त्याग दे करके कांग्रेस के विरोध का जो सबसे बड़ा आंदोलन था उसको नेतृत्व देने का काम किया। तो हम तो इन लोगों की सोच के साथ, उनकी विचारधारा, उनकी मानसिकता और उनकी नीयत को मानने वाले लोग हैं। तो सवाल ही प्रश्न ही नहीं उठता है कि हम कांग्रेस की इस तुष्टीकरण की राजनीति को किसी भी कीमत पे बर्दाश्त करेंगे। ज्योति जी, ये सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि जेपी और शास्त्री साहब को भी क्यों नहीं याद किया जा रहा कांग्रेस की तरफ से? अब कल को अगर जेपी और शास्त्री साहब को लेकर के कोई योजनाएं सरकार, भारत सरकार बनाने लगेगी, या बीजेपी सरकार हम कह सकते हैं, बीजेपी सरकार बनाने लगी, उनको लेकर के कोई स्टैचू बनाने लगा, कोई हॉस्पिटल या कोई एक मोमेंट चला दिया गया, तो उसमें भी फिर आप सियासत करने, उसमें भी कहेंगे कि नहीं साहब ये तो हमारे थे, और अभी आप याद नहीं करें उन्हें, ये बीजेपी कह रही है। आप फिर से आप क्वेश्चन रिपीट करिए जी। हाँ मैं कर रहा हूं, जेपी और शास्त्री साहब को क्यों नहीं याद किया जा रहा कांग्रेस की तरफ से? अभी पटेल साहब को ही लेकर के क्यों इतना अब बिल्कुल जो एकाग्रचित हुआ जा रहा है? बीजेपी कह रही है उनको भी याद करिए, वो भी तो महापुरुष थे हमारे। देखिए, यदि आज सरदार पटेल जी जिंदा होते, यदि आज अंबेडकर साहब जिंदा होते तो उन्हें बहुत दुख हो रहा होता। भारतीय जनता पार्टी की सोच को देख करके, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को देख करके, कि वो व्यक्ति जो हमेशा आरएसएस का विरोध करते रहा, चाहे अंबेडकर जी की बात कर लें, चाहे सरदार पटेल जी की बात कर लें, और वो व्यक्ति आज उनके इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं। उनके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको जनता के सामने प्रस्तुत करके लोगों की नजरों में उनको विलन बनाने का काम कर रहे हैं। उनका इतिहास जो रहा है, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का इतिहास रहा है, उसको बदल करके दूसरे तरीके से इतिहास पेश कर रहे हैं। तो आज यदि सरदार पटेल होते तो वाकई में उनको दुख होता। तो ये राजनीति करना बीजेपी सबसे पहले तो बंद करे और हमारे नेताओं को छीनने की कोशिश ना करे। ठीक। और अपनी खुद की बताए कि आपके पास क्या अतीत है, आपका आरएसएस का क्या अतीत रहा है। आप हमारे नेताओं की गुणगान। चलिए ठीक है, देश के जो महापुरुष हैं वो किसी एक दल के नहीं हो सकते, वो पूरे देश के और देश के हर नागरिक के वो दिल में बसते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, किसी को ये नहीं कहना चाहिए और ये समझने की भूल भी नहीं करनी चाहिए कि ये हमारे नेता थे या ये महापुरुष सिर्फ और सिर्फ हमारे हैं। वो देश के थे, देश के लिए जीते थे। और आज की पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं, वो देश और हम सभी देख रहे हैं। बहरहाल, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। तो लगातार अब जिस तरीके से CWC की बैठक तो अहमदाबाद में हुई और वहां पर पटेल साहब और जिस तरीके से पटेल साहब को हम जिक्र करते हैं, अंबेडकर साहब को जिक्र करते हैं, उस पर मंथन और चर्चा किया गया। कांग्रेस ने कहा कि अब दरअसल हम इन्हीं के पद चिन्हों पर, इन्हीं के लीक पर चलने का काम करेंगे और देश भर में एक बड़ा संदेश देने का काम करेंगे। उसी को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए TV 27 न्यूज के साथ। नमस्कार।